नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और फिर से लेकर हाजिर हूं मैं दोस्तों एक और वीडियो सुपर टेट की, जिसमें फिर हम उस दिन में भी 200 से क्वेश्चन कर लिए थे। आज उससे आगे के शुरू करेंगे। ज्योग्राफी है और दोस्तों वही पैटर्न बेस है, SCRT को बेस बनाया हमने। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्लस कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, तो बड़ा ही आराम से चलते हुए देखते हुए चलेंगे, टाइम वेस्ट न करते हुए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? बताएं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो कहाँ से गुजरती है दोस्तों? 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कहाँ कहाँ से? उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी में कहाँ से दोस्तों? इलाहाबाद के नैनी से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट है हमारा, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? जी हाँ दोस्तों, कर्क रेखा की बात कर रहा है। तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा या मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या वेस्ट बंगाल? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत किन राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय समय प्रधान रेखा से कितने घंटे आगे है? भारतीय समय मतलब इंडियन जो टाइम है, प्रधान रेखा से कितने घंटे आगे है? क्या 4 घंटे आगे है? क्या 5.5 घंटे आगे है? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों भारतीय समय प्रधान रेखा कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे। इट मीन्स अगर लंदन में मान लीजिए 12 बज रहा हो, दिन के 12 बज रहे हों अगर लंदन में, तो इंडिया में कितना होगा दोस्तों? इसमें 5.5 घंटे ऐड कर देंगे तो इस समय भारत में 5:30 बज रहे होंगे। मतलब 5 घंटे भारतीय समय प्रधान रेखा से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट है हमारा, एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लेती है? मतलब एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? जी हाँ दोस्तों, 10 मिनट या 4 मिनट? तो दोस्तों 4 मिनट, मतलब 4 मिनट दे दीजिए, या फिर एक अक्षांश बराबर 4 मिनट। एक अक्षांश या 4 मिनट। एक अपसोर दोस्तों, अपसोर या उपसोर की स्थिति कब होती है? अपसोर या उपसोर की स्थिति कब होती है? बताएं दोस्तों। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप हिंदी टर्म लेकर इसे देख लीजिए। एफिलियन, एफिलियन मतलब क्या होता है दोस्तों? एफिलियन मतलब अलगाव से इसका मतलब है। अफिलियन मतलब अलगाव। मतलब कब ये अपसोर अपसोर क्या होता है दोस्तों? अफिलियन मतलब अलगाव। जब पृथ्वी से सूर्य काफ़ी दूर पर होता है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अफिलियन या अपसोर बोलते हैं। तो ये घटना कब होती है दोस्तों? 4 जुलाई को। मतलब जब सूर्य पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो वो उसे क्या बोलते हैं? अपसोर बोलते हैं। और वो क्या होता है दोस्तों? 4 जुलाई को। लगभग 152 मिलियन मतलब 152 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? अफिलियन या अपसोर। और उसके बाद दोस्तों पेरिहिलियन, पी से अंदाजा लगा लीजिएगा, पास पास। जब पृथ्वी और सूर्य एक पास होंगे उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? पेरिहिलियन। मतलब एक दूसरे से निकटतम दूरी होगी। तो वो कब होती है दोस्तों? 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। और तब दूरी कितनी हो जाती है दोस्तों? 147 करोड़ किलोमीटर की दूरी हो जाती है। तो जब सूर्य पृथ्वी से दूर होगा वो क्या कहलाएगा? अपसोर कहलाएगा। वो घटना कब होगी? 4 जुलाई को होगी। लगभग कितना? 152 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। उपसोर जब सूर्य पृथ्वी के से निकटतम होगा उसे क्या बोलेंगे? पेरिहिलियन या उपसोर। यह घटना कब होती है? 3 जनवरी में। और कितनी दूरी हो जाती है दोस्तों? 147 करोड़ किलोमीटर की दूरी रह जाती है। आप समझ गए होंगे। तो पूछ देगा अपसोर और उपसोर क्या है। तो अपसोर क्या होता है दोस्तों?
सूर्य की अधिकतम दूरी, उपसौर मतलब क्या होता है, सूर्य की निकटतम दूरी। नेक्स्ट है, जब किसी देशांतर पर सूर्य आकाश में सबसे ऊंचाई पर होता है तब जब वहाँ समय हो रहा होता है, ये कर दीजिए, वहाँ समय हो रहा होता है, मतलब जब किसी देशांतर पर सूर्य जो है किसी व्यक्ति के एकदम एकदम बीचों बीच मतलब सर के ऊपर हो, तो उस समय क्या बच रहे हो, तो बताएं दोस्तों। जब हमारी छाया न पड़े, जमीन पर जब हमारी छाया न पड़े और सूर्य हमारे एकदम ठीक ऊपर हो, तो एक मिनट दोस्तों, जब सूर्य हमारे ठीक ऊपर होता है और हमारी छाया जब पृथ्वी पर नहीं बन रही होती है, तो उसमें कितने बजे होते हैं दोस्तों, 12 बजे दोपहर। नेक्स्ट है हमारा, भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग कितने देशांतर का विस्तार है। भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग कितने देशांतर का विस्तार है, बताएं दोस्तों। 29 या लगभग 30 या 20, बताएं दोस्तों। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। क्या होता है, 29 भी दे सकता है या 30 दे सकता है, दोनों सही है। तो भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग कितने देशांतर का विस्तार है दोस्तों, 29 या 30 लगभग है। और हमारे वो क्या है दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। दोनों पूरे याद रखिएगा दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। नेक्स्ट हमारा, कोई भी देश कितने मिनट के गुणा के अंतराल पर ही अपना समय निर्धारित करता है, मतलब कोई भी विश्व में जितने भी देश हैं वो कितने मिनट के गुणक के अंतराल पर ही अपने मानक समय को निर्धारित करते हैं। 50 मिनट या 7.5 डिग्री या 30 मिनट या 7.5 डिग्री, बताएं दोस्तों। तो कितना है दोस्तों, 30 मिनट या 7.5 डिग्री के अंतराल पर ही कोई भी देश अपने मानक समय का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी सूर्य के किस पथ पर परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर परिक्रमा करती है, तो आपको पता है दोस्तों, दीर्घवृत्ताकार, जिसे एलिप्टिकल भी बोलते हैं। दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य का उत्तरायण होना या ग्रीष्म संक्रांति किस तिथि को होता है। सूर्य का उत्तरायण होना या ग्रीष्म संक्रांति किस तिथि को होता है, मतलब ये पूछ रहा है कि किस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, अर्थात किस दिन उत्तरी गोलार्ध पर कर्क रेखा सीधी कर्क रेखा की सीधी चमकती है, वही पूछ रहा है दोस्तों। कर्क रेखा पर सीधी चमकती है, तो कौन सा दिन होता है दोस्तों, 21 जून। जब भी पूछ दे सूर्य का उत्तरायण होना या ग्रीष्म संक्रांति किस तिथि को होती है, तो कब का डेट बताएंगे दोस्तों, 21 जून की। यह दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, अभी मैंने बताया। इसी दिन इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं, मतलब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं। और यह दिन उत्तरी गोलार्ध, मतलब आपका ये मान लीजिए ये आपका हो गया और ये हो गया आपका, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध मतलब जहाँ पे ये इस पे 21 जून को माने सबसे लंबा दिन होता है। तो वही पूछ रहा है दोस्तों, इसी दिन इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, बिल्कुल सही है। और 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, मतलब 21 जून पर कर्क रेखा पर किरणें सीधी पड़ती है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है दोस्तों, 21 जून होता है। और इसी दिन इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं। इसी को क्या हम बोलते हैं दोस्तों, उत्तरायण होना या ग्रीष्म संक्रांति। अगला है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के कौन से दिन सबसे लंबे होते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के कौन से दिन सबसे लंबे होते हैं, 21 जून, 22 दिसंबर या 26 जून, 27 दिसंबर। तो अभी मैंने बताया दोस्तों, जबकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा लंबा दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध मतलब ये पार्ट वाला जो होता है उसमें कब होता है दोस्तों, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे
क्या होता है, लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध का 21 जून सबसे लंबा दिन होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट है हमारा बसंत विषु और शरद विषु की तिथि बताइए। बसंत विषु और शरद विषु की तिथि बताइए, बताएं दोस्तों। बसंत विषु और शरद विषु की तिथि बताइए। 21 मार्च से 23 सितंबर, 26 जून से 24 अगस्त, बताएं दोस्तों। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो बसंत विषु कब बनाया जाता है, कब होता है, 21 मार्च को, और शरद विषु कब होता है, 23 सितंबर को। इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। बसंत कब आता है दोस्तों, होली के नियर अबाउट आता है। तो कौन सा महीना होता है, लगभग अप्रैल या मार्च होता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं, 21 मार्च को बसंत विषु आएगा और 23 सितंबर, अब देखिए मान लीजिए पिछला महीना जो बीता है सितंबर ही था, हल्का फुल्का ठंडी, मतलब समझ में आ जाता है। तो शरद विषु उसको मान लेंगे। तो बसंत विषु कितना होगा, 21 मार्च को, और शरद विषु कब होगा दोस्तों, 23 सितंबर। जब एग्जाम में आई दोस्तों, ये ऐसे फैक्ट होते हैं कि आते हैं तो ठीक है, नहीं तो 1 नंबर हमारा खत्म हो जाता है, और देंगे तो 1 नंबर दे देंगे। और जो तो इसको तो 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो बसंत विषु का होता है दोस्तों 21 मार्च को, शरद विषु का होता है 23 सितंबर को। और इसके पहले मैंने बताया उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून, दक्षिण गोलार्ध का 22 दिसंबर। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, पृथ्वी जो कि हमारे सिलेबस जूनियर सुपर टेट के सिलेबस में भी है मानचित्रण, उसी से ये प्रश्न है कि पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे पठार, मैदान, नदी आदि दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। भौतिक मानचित्र या प्राकृतिक मानचित्र, बताएं दोस्तों। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे पठार हुआ, मैदान हुआ, नदी हुआ आदि दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहते हैं, भौगोलिक मानचित्र कहते हैं। आप जो गलती से प्राकृतिक मानचित्र मत कर दीजिएगा, क्या होता है दोस्तों, भौगोलिक मानचित्र होता है, भौगोलिक मानचित्र। नेक्स्ट है हमारा विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। नोट कीजिए दोस्तों, राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र या फिर राजनीतिक मानचित्र, बताएं दोस्तों। पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे पठार, मैदान आदि दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र। और विश्व के विभिन्न देश, राज्यों और उनकी सीमाओं का मतलब उनकी टेरिटरी कहाँ तक है उस राज्य की, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजनीतिक, पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट है हमारा सड़क, वर्षा तथा उद्योगों के वितरण को किस मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। सड़क, वर्षा तथा उद्योगों के वितरण को किस मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है, थीमेटिक मानचित्र या प्राकृतिक मानचित्र। तो आपको पता है दोस्तों क्या बोलते हैं, थीमेटिक मानचित्र। सड़क, वर्षा तथा उद्योगों के वितरण को किस मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है, थीमेटिक मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हमारा भूमि का बंटवारा, सिंचित क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग आदि को मानचित्र से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों तहसील वगैरह पे ये मानचित्र पाए जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, राजस्व मानचित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, राजस्व मानचित्र बोलते हैं। इसमें भूमि का बंटवारा, कौन सिंचाई का क्षेत्र है, ये सब आदि की जानकारी हमें किससे मिलती है, भू राजस्व मानचित्र से मिलती है। तो समझ में आ गया दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा मानचित्र के घटक कौन कौन से होते हैं, मतलब एक मानचित्र के लिए इंपॉर्टेंट घटक कौन कौन से होते हैं, फैक्टर कौन कौन से होता है, दिशा, दूरी, रंग, दिशा, दूरी, प्रतीक। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तब मानचित्र के घटक कौन कौन से होते हैं, दिशा, दूरी और सिंबल। उसकी दिशा क्या है, दूरी क्या है और प्रतीक क्या है, ये इसके मानचित्र के घटक होते हैं, इसको याद रखिएगा। कंपास की चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा में रुकती है। आपको पता है कि जब पहले घड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था, दिशा वगैरह का ज्ञान नहीं होता था, तो या तो दो ही चीज़ से कंपास से पता लगाया जाता था, और या फिर ध्रुव तारे देख कर पता लगाया जाता था। तो कंपास किस दिशा की जानकारी देता था, ये पूछ रहा है दोस्तों कि कंपास की चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा में रुकती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, बताएं दोस्तों। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो हमेशा किस दिशा में रुकती है, वो उत्तर, दक्षिण, मतलब ऐसे कुछ होगा तो हमेशा वो उसकी सुई किधर रुकेगी, ये नॉर्थ और ये साउथ, उत्तर और दक्षिण की दिशा में उसकी सुई रुक जाती है। जलाशय, पर्वत, पठार और मैदानों को किन रंगों के द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब मानचित्र में जो होता है
उसमें जलाशय, पर्वत, पठार या और मैदानों किन रंगों द्वारा दर्शाया जाता है, या एटलस हो चाहे कुछ भी हो, उसमें जलाशय, पर्वत, पठार और मैदानों किन रंगों द्वारा दर्शाया जाता है, बताएं दोस्तों। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो जलाशय को किसमें किसमें दर्शाया जाता है दोस्तों, जलाशय को नीले रंग में, पर्वत को भूरे रंग में, पठार को पीले रंग में और मैदान को हरे रंग में दर्शाया जाता है। मतलब जब भी ऐसा आ जाए कि किस में दर्शाया जाता है तो पर्वत नीला रंग, पहाड़ भूरा रंग, पठार पीला रंग और जलाशय, और उसको से क्या बोलते हैं, जलाशय को नीला रंग, पर्वत को भूरा रंग, पठार को पीला रंग और उसके बाद बच जाएगा हमारा मैदान। मैदान जानते हैं हरा भरा मैदान होता है तो हरा रंग, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट हमारा लिथोस का अर्थ क्या होता है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है 7 में दोस्तों, पूछ देगा। इस लिथोस से बना है लिथोस्फर। लिथोस्फीयर जो हमारे पृथ्वी के क्रस्ट मेंटल कोर होता है, 3 पार्ट होते हैं, उसी से जो लिथोस्फर जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसी लिथोस से बना हुआ है। तो लिथोस का अर्थ क्या होता है, हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। लिथोस का मतलब क्या होता है, पत्थर। एटमॉस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एटमॉस, बताएं दोस्तों। तो एटमॉस का अर्थ क्या होता है, एटमॉस से ही एटमॉस्फेयर बना है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है, जलवाष्प। अगला यूडर का अर्थ क्या है, यूडर, तो यूडर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जल। यूडर का अर्थ क्या होता है, जल। लिथोस का अर्थ पत्थर, एटमॉस का अर्थ जलवाष्प, यूडर का अर्थ जल। और बायोस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो बायोस्फर, जहाँ जीवन हो, जीवन से रिलेटेड है ये बायो। बायो जहाँ जहाँ जीवन आ ही जाएगा, ये रूट वर्ड है। तो लिथोस का अर्थ पत्थर, एटमॉस का अर्थ जलवाष्प, यूडर का अर्थ जल और बायोस का अर्थ क्या होता है, जीवन। नेक्स्ट है हमारा, महाद्वीपों को उनके आकार के घटते क्रम में बताओ। महाद्वीपों को उनके आकार के घटते क्रम में बताओ। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, मतलब इस तरह करके घटते हुए क्रम में बताना है दोस्तों। तो आपको पता ही है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया महाद्वीप। इस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं, कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद उससे छोटा कौन है, अफ्रीका महाद्वीप, ये 2 नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद से दक्षिणी अमेरिका, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद से क्या है दोस्तों, अंटार्कटिका का महाद्वीप है। उसके बाद से क्या है, यूरोप महाद्वीप है। और सबसे छोटा पूछे तो कौन सा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया। उसके बाद से अफ्रीका। उसके बाद से ऐसे याद कीजिएगा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो 4 तो ऐसा ही हो गए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद से अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हमारा देखिए, इसमें थोड़ा कुछ फैक्ट जान जाते हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व का लगभग 1/3 भूभाग है। मतलब जिस एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसका लगभग 1/3 भूभाग कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में है। और यहाँ विश्व की कुल 60% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे पूरे विश्व की 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और भारत पूरे एशिया महाद्वीप का 2.3 को कवर करता है। मतलब भारत का जो हिस्सा है पूरे एशिया महाद्वीप में 2.43% को कवर करता है। नेक्स्ट हमारा, अफ्रीका से गुजरने वाले प्रमुख अक्षांश कौन कौन है दोस्तों। आपको पता ही है कि अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों अक्षांश क्या हो, तीनों रेखाएं गुजरती हैं और तीनों अक्षांश भी गुजरते हैं। तो क्या दोस्तों, अफ्रीका से गुजरने वाले प्रमुख अक्षांश कौन कौन से, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा बिल्कुल गुजरती है। कर्क रेखा ही तो काटती है, कांगो नदी को कर्क रेखा काटती है। तो कितने डिग्री है दोस्तों, 27 डिग्री। मतलब आपका ये हो गया, आपका मान लीजिए ग्लोब हो गया, तो ये आपका हो गया 0 डिग्री, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री आपका कर्क रेखा हो गया, ये हो गया कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये हो गया 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो ये तीनों गुजरती है दोस्तों। 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा भी गुजरती है, 0 डिग्री विषुवत रेखा हाई है वो भी गुजरती है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा भी गुजरती है, जिसे जो लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है। पूछती है कि अफ्रीका में कौन सी ऐसी नदी है जिसे मकर रेखा 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी। कौन सी रेखा अफ्रीका में है जिसे कर्क रेखा काटती है, तो वो कौन सी दोस्तों, कांगो रेखा, कांगो नदी। इसे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सभी। अफ्रीका देखिए आ गया, अफ्रीका की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा कौन सा काटती है, तो कांगो नदी होगा दोस्तों, कांगो नदी भूमध्य रेखा को
कांगो नदी 2 बार काटती हुई भूमध्य रेखा, जो बीच वाली 0 डिग्री इक्वेटर है उसको कौन सी नदी है दोस्तों, कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अफ्रीका में मकर रेखा का 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए, तो बताया अभी लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। और भारत ने पूछ दिया कि भारत में मकर रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, तो दोस्तों कौन है वो, माही नदी। माही नदी मकर रेखा को काटती है। नेक्स्ट हमारा, पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ता है, पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ता है, बताएं दोस्तों। पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ता है, तो किन महासागरों को जोड़ता है दोस्तों, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ता है। अगला है, अपलेशियन पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों अपलेशियन पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप को जोड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका को। आपको पता है कि अमेरिका ऐसा जगह है यहाँ पर अमेजन नदी भी है, दक्षिणी अमेरिका में ही आपका अमेजन है, आपका एंडीज पर्वतमाला है, लोनास, पिच्यूरिन जलप्रपात इत्यादि सब क्या है, दक्षिणी अमेरिका में है। और उत्तरी अमेरिका में अब क्या है, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। यूरोप और एशिया को अलग करने वाले 2 पर्वत का नाम बताइए, यूरोप और एशिया। तो यूराल पर्वत आप सबको पता है, यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। लेकिन एक और पर्वत है दोस्तों, उसका नाम क्या है, काकेशस। तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाले पर्वत का नाम क्या है दोस्तों, यूराल और काकेशस। यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत 2 है। एंडीज आपको पता है, एंडीज कहाँ है दोस्तों, एंडीज दक्षिणी अमेरिका की सबसे विश्व की सबसे लंबी क्या है, पर्वत श्रृंखला भी है ये एंडीज। और आल्प्स उत्तरी अमेरिका। अंटार्कटिका, ये क्या हो रहा है, एक मिनट दोस्तों। अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित शोध केंद्रों के नाम बताइए। आपको पता है ये दोस्तों कि अंटार्कटिका जो मतलब पोल्स पे है हमारे, वो वहाँ पे शोध केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है वो। तो वहाँ पे भारत के जो शोध केंद्र है उसका क्या क्या नाम है बताएं दोस्तों। तो उसका क्या क्या नाम है दोस्तों, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती और ये तो आपके ये बेसिन है, इसको छोड़िए। आपका पूछ रहा है क्या कि शोध केंद्रों के नाम, तो दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती 3 है वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, मरे और डार्लिंग नदी किस महाद्वीप में बहती हैं, मरे डार्लिंग नदी किस महाद्वीप में बहती है, मरे और डार्लिंग नदी किस महाद्वीप में बहती है, तो किस महाद्वीप बहती है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मरे और डार्लिंग नदी बहती है। अगला है, खगोलीय यूनिट का मान कितना होता है, मतलब एयू, एयू का मान पूछ रहा है दोस्तों, जो दूरी मापी जाती है उसी का माप पूछ रहा है कि एयू का माप कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों, 149.5 मिलियन किलोमीटर, ये होता है आपका मान उसका। नेक्स्ट है हमारा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया किस भाग में स्थित है, क्या पूछा दोस्तों, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया किस भाग में स्थित है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, बताएं दोस्तों। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया किस भाग में स्थित है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, तो किसमें है दोस्तों, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। नेक्स्ट हमारा, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम क्या है तथा कहाँ स्थित है, बैरन निकोबार या ग्रेट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों बैरन तो आपको पता ही है कि ज्वालामुखी की बात कर रहा है, तो यह नहीं होगा। हमारा क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और ये प्रवाल भित्ति मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, ये घोंघा होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट को अपने उगल देते हैं, वो बार बार में करके ये एक बन जाते हैं, क्या है, वही प्रवाल भित्ति है, जिसे कोरल बोलते हैं, कोरल वही होते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर जल का प्रतिशत कितना है बताएं दोस्तों। आपको पता है कि पृथ्वी के 3 भाग में जल है, मतलब 3 भाग में जल है, मतलब ऐसे 3 भाग में जल, बस एक भाग पे क्या है, स्थल है। तो पृथ्वी जल का प्रतिशत कितना है दोस्तों, तो 70.8% जल है और 29% क्या है आपका पृथ्वी है। और 70% जल है, लेकिन उसमें भी मात्र 0.03% मतलब जितना कार्बन का प्रतिशत है हमारे वहाँ,
0.03% ही स्वच्छ जल है जो पीने योग्य है, बाकी सब क्या है आपका लवड़ी जल है, मतलब समुद्र के रूप में है, बर्फ के रूप में है, जो वही बस 0.03% है वही पीने योग्य है। हालांकि इजराइल एक टेक्निक बना चुका है जो खारे पानी को पीने योग्य बनाने की टेक्निक इजराइल ईजाद कर चुका है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 5 महासागरों का आकार घटते हुए क्रम में बताएं। 5 महासागरों के आकार घटते हुए क्रम में बताइए। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिण महासागर या आर्कटिक। सबसे बड़ा सागर कौन सा दोस्तों? प्रशांत महासागर है। उसके बाद से अटलांटिक महासागर है, उसके बाद से हिंद महासागर है, उसके बाद से दक्षिण महासागर है, फिर उसके बाद से आर्कटिक महासागर है। 5 महासागर है दोस्तों। तो प्रशांत महासागर, उसके बाद से अटलांटिक महासागर, उससे हिंद महासागर, मतलब हिंद महासागर हमारे पास है, हम भारत में है, तो हमारे भारत के नाम पर ही पड़ा भी है ये। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर, फिर उसके बाद से क्या है आपका आर्कटिक महासागर। जल चक्र की 3 प्रक्रियाओं का नाम बताएं दोस्तों। वाटर रिसाइकिल जो होती है उसका 3 प्रक्रिया कौन कौन से बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो ये तो नहीं होगा, वर्षा वाष्प जल, ये नहीं होगा, ये होगा। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये सूर्य है, मान लीजिए सूर्य है, तो सबसे पहले जब वाष्पीकरण होता है, सबसे पहले जब सूर्य के पृथ्वी की ह्यूमिडिटी को ये ऊपर जाती है, जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले होगी। उसके बाद से जाके ये पहले देखिए दोस्तों, ऐसे सूर्य है, पृथ्वी है, सूर्य की हीट से पृथ्वी गर्म होगी, फिर जलवाष्प की प्रक्रिया ऊपर उठेगी, फिर संघनन होगा, फिर जब संघनन होकर जब प्रचुर ह्यूमिडिटी जब वो 100% एब्जॉर्ब कर लेगी तो फिर वही बारिश की बूंद में क्या हो जाएगा, फिर बरस जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों, वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण। बारिश किस भारत में वर्षा कैसी होती है दोस्तों, संघनन। पश्चिमी घाट में कैसी वर्षा होती है, संघनन रूप में वर्षा होती है। वायुमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, वायुमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है बताएं दोस्तों, कितनी है दोस्तों, 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा, वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग धरातल के समीप पाया जाता है। वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग धरातल के समीप पाया जाता है, कितना प्रतिशत दोस्तों, 97%। अगला है, वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसों का प्रतिशत कितना है। नाइट्रोजन 78%, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, इसको बताने जाते हैं। ऑक्सीजन 21% है, CO2 0.03% है और आर्गन 93% है। नेक्स्ट हमारा, ऊंचाई में वृद्धि के साथ हवा के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, कम होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं क्या होता है, हवा का घनत्व क्या हो जाता है, कम होता जाता है। नेक्स्ट है हमारा, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य कौन सा सागर स्थित है। तो कौन सा सागर है दोस्तों, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर और आर्कटिक महासागर के मध्य महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप। तो दोस्तों जब यूरोप और अफ्रीका के बीच सागर कौन सा, मध्य सागर, तो भूमध्य सागर और आर्कटिका महासागर के बीच कौन सा होगा दोस्तों, यूरोप महासागर, यूरोप महाद्वीप। अमेजन घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। तभी मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका में आपका अल्पेशियन पर्वत है और दक्षिणी अमेरिका में आपका एंडीज पर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, लानोस, पंपास वगैरह, वेनेजुएला वगैरह में वहीं मिलते हुए हैं। फिर आपका जो आपका च्यूरिन जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात च्यूरिन नदी पर, वो भी वहीं पे पाई जाएगी दक्षिणी अमेरिका में ही। तो अमेजन घाटी किस महाद्वीप में दोस्तों, तो दक्षिणी अमेरिका में। देख लीजिए यहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज स्थित है। दक्षिण अमेरिका में ही अमेजन की सहायक नदी च्यूरिन पाई जाती है जिस पर एंजल जलप्रपात है। लानोस घास के मैदान जो वेनेजुएला में है, कंपोस, पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान भी दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। इसको आप देख लीजिएगा दोस्तों। ओजोन मंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है बताएं दोस्तों। ओजोन मंडल दोस्तों 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछ दिया जाए कि सबसे इसकी मोटाई कहाँ होती है, तो 15 से 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर यह सबसे ज़्यादा होती है। तो क्या होगा दोस्तों, ओजोन मंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई पाई जाती है, तो 80 किलोमीटर पर। ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा 15 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। यह समताप मंडल का भाग है जिसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है।
आयन मंडल का क्षेत्र कितने किलोमीटर तक होता है दोस्तों? तो 80 से 640 किलोमीटर या 50 से 100 किलोमीटर। तो आयरन मंडल का क्षेत्र कितने किलोमीटर तक होता है दोस्तों? 80 से 640 किलोमीटर। अगला है, आयन मंडल में किन दो गैसों के अयन पाए जाते हैं? तो सबको पता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, N+ और O+। उल्का पिंड किस परत में जलने लगते हैं? बताए दोस्तों, मध्य मंडल में या समताप मंडल में? समताप मंडल में से कुछ होगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे तो सब चीज़ नॉर्मल होता है। तो क्या होगा जलने लगते हैं दोस्तों? मध्य मंडल में। और लास्ट आज का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो सबसे पहले भारत किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? उत्तर पूर्वी। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो इस यहाँ पे इसमें यहाँ पे भारत स्थित है। क्या होगा दोस्तों? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे इस PDF के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, लर्न विद एडू फंडा को। दोस्तों अब टाइम नहीं है, कुल मिला के 1 हफ्ते बचे हुए हैं, 1 हफ्ते से या 6 दिन बचे हुए हैं। तो जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।